Hello everyone, my name is Raghav Chanda and I welcome you all to the YouTube channel of the Immigration Gurus. Today we have with us the Canada King himself, Mr. Dheeraj Gandhi. हेलो एवरीवन। So sir, आपको यहाँ पे जाना जाता है कनाडा किंग के नाम से। एक किंग बनने तक का जो सफर होता है ना, वो एक कॉमन मैन से आई गेस स्टार्ट होता है। नो वन इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून है, राइट? तो सर उस सफर के बारे में बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई और आज कैसे कनाडा किंग तक पहुंचे आप। देखो, ये स्टार्टिंग जो हुई है 2014 से हुई, और जो इसकी स्टार्टिंग रही खुद अपने हाथ से वीएफएस के अंदर फाइल सबमिशन करने से, उस लाइन में लगना और वहाँ पे जाके फ़ाइल को जमा कराना, और उसके बाद इस इंडस्ट्री को, इवन हम कनाडा की बात कर ले, कनाडा के इतने सारे मतलब कि 3 फेसेस देखने, एसपीपी नॉन एसपीपी देखना, एचडीएस नॉन एचडीएस देखना, कोविड देखना, पैर लेटर देखना, स्पाउस वीज़ा बंद होने देखना। तो सर इतना कुछ देखा है जो आपने इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चीज़ इसमें लगी क्या कि हाँ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कनाडा ने कुछ सही किया या कुछ गलत किया? देखो, हर टाइम हमें लगा कि भी कनाडा सही भी कर रहा है और गलत भी कर रहा है। अगर मैं बात करूं एचडीएस की बात करूं तो उस टाइम पे कनाडा ने वीज़ा देने स्टार्ट कर दिए थे 24 घंटे में। जैसे ही बच्चा बायोमेट्रिक करा के आता था और बच्चा जैसे ही घर पहुंचता था, जैसे ही कनाडा में दिन स्टार्ट होता था, बच्चे का वीज़ा आ जाता था। उसके बाद हम कोविड में बात करें, कोविड में बॉर्डर्स बंद थे। उस टाइम पे कनाडा ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। कनाडा ने उस टाइम पे जो 30 से लेके 45 एज तक वीज़ा थे, वो सबसे ज़्यादा ये कोविड के बाद आने स्टार्ट हुए। कोविड से पहले ये वीज़ा आते ही नहीं थे कभी भी। सो आप उनका ग्राफ भी चेक कर लो, नंबर्स सारी की सारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि जो ग्राफ कोविड के बाद जो एज्ड ग्रुप वालों का नज़र आया, वो ज़्यादा सक्सेस रेट नज़र आया। कोविड से पहले जो ज़्यादा एज 30 से ऊपर वालों का वीज़ा आना बहुत मुश्किल होता था। और उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं, और आज पैल स्टार्ट हो गया है, स्पाउस वीज़ा तब जा सकता है अगर बच्चे मास्टर वहाँ पे करने के लिए जा रहा है। तो अगर इसका मैं बात करूँ तो ये इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं या बच्चों का जो वहाँ पे टोरंटो में जो रश है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर गवर्नमेंट एक उसको कंट्रोल करना चाहती है तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ गलत कर रही है। अगर वहाँ के जो कनाडा के हमारे जो सारे रिलेटिव रहते हैं, सारे जो भी हमारे वहाँ पे नोन है, अगर उनसे भी बात करें तो कहीं तक ये भी लगता है कि जो कनाडा ने किया सही किया। तो गलत सही तो वो है जो हमने मान लिया, पर सरकार हमेशा स्टूडेंट्स के हित की बात चाहती है हमेशा, है ना? बिल्कुल। चलिए सर, ये तो होगी कैनेडियन सरकार की बात। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे आजकल जो बच्चों का रश है बाहर की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है? ऐसा क्या रीज़न है जो बाहर की कंट्रीज उन्हें ऑफर कर रही हैं? ऐसा रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अगर बच्चा बाहर जा रहा है, आज की बात करूं, अगर प्लस टू बच्चे ने की हुई है और प्लस टू के बाद वो अगर पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे का जो प्लस टू के बाद अर्निंग है, मेरे ख्याल से वो इंडिया में कभी भी इतनी अर्निंग नहीं हो सकती। अब मुझे ऐसा कोई बता दो प्लस टू किए हुए बच्चा जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वो अपना खर्चा बाहर से निकाल सकता हो, अपनी खुद की गाड़ी ले सकता हो और अपने सारे एक्सपेंसेस को बियर कर सकता हो। कुछ ऐसे बैकग्राउंड को छोड़ के जो ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, उनको छोड़ के अगर मैं एक मिडिल क्लास की बात करूँ या उन बच्चों की बात करूँ जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो मेरे ख्याल से उनके बच्चे अगर प्लस टू के बाद, मेरे ख्याल से तो इतनी अर्निंग नहीं कर सकते कभी भी ना। सो मेरे ख्याल से प्लस टू के बाद बाहर जाना या ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाना, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है, बच्चे को इंडिपेंडेंट ज़्यादा बनाते हैं। बच्चा वो सीखता है जो बच्चा यहाँ पे रह के नहीं सीख सकता। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि भी जितना बच्चा वहाँ पे मेहनत करता है, अगर उतनी मेहनत यहाँ पे कर ले तो बच्चा उतना ही कामयाब हो सकता है, शायद उससे ज़्यादा हो सकता है जितना वहाँ पे होता है। पर वो जो यहाँ पे वो मेहनत करनी है वो वाली, वो बच्चे को वो पाथ मिल ही नहीं पाता कि इस पाथ पे इतनी मेहनत करेंगे तो हमें इसका आउटपुट ये मिल जाएगा। सो बाहर वो सब बच्चों के लिए है, यहाँ पे वो कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए। तो ये फ़र्क है बाहर की स्टडी में और यहाँ आगे बढ़ने में।
यहाँ पे अभी वो लर्न वैल्यू अर्न का जो कंसेप्ट है वो भी इतने अच्छे रूप से आया नहीं है, जबकि बाहर की कंट्रीज में वो बेसिकली आ चुका है, राइट? बिल्कुल। एक वहाँ पे ना लाइक जॉब को लेके ना वो है, कहते हैं ना अभी यार तू ये काम कर रहा है, यार तू ये काम करेगा। बस वही सोशल प्रेशर जो है ना, हाँ बस वो मान। क्या कहेंगे लोग। ठीक ठीक ठीक। इन लोगों को ना इस सबसे ज़्यादा नाकामयाब होना बच्चे का रीज़न यही है कि बिग लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। और ये भी सिर्फ सोच की बात है, अगर हम देखें तो ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, बट वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। लोग यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, यही तो बोला। अगर बाहर जाने का ट्रेंड की बात करूँ, पंजाब से स्टार्ट हुआ, गुजरात में आया, हरियाणा में आया, आंध्र प्रदेश में आया, साउथ इंडिया में चला पूरा। तो उसका जो ट्रेंड है अब हरियाणा में इतना आगे नहीं चला। जो लोगों को मार्केट का बूम होने का लाइक इंतज़ार था कि हरियाणा की मार्केट इस फॉरेन एजुकेशन को लेके बूम होगी, वो हरियाणा में नहीं हो पाई। क्यों? यहाँ पे पहले कोविड ने मार दिया, दूसरा फिर डोंकी ने मार दिया, तीसरा अपना ये जो विजिटर वीज़ा रीच करा दो इसने मार दिया। इसलिए कनाडा की मार्केट बूम कर ही नहीं पाई कभी। तो सर आपने भी कोविड की बात करी, जहां तक मुझे याद है कोविड के आसपास ही द इमिग्रेशन गुरुज की भी शुरुआत हुई थी। उस शुरुआत के बारे में बताएं सर कुछ। 12 मार्च 2020 को मेरी इमिग्रेशन गुरुज की ऑफिस की इनॉग्रेशन थी। 18 मार्च को कोविड लग गया था, सब कुछ बंद हो गया था। 1 जून को मैं ऑफिस में दोबारा गया तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे कबूतर नज़र आ रहे थे, कुछ और नज़र नहीं आया। ठीक था वो एक उस टाइम पे एक कहते हैं ना भी दिल का टूटना, वो वाला एक सीन था, क्योंकि बहुत सारे सपने थे मेरे इन चीज़ों को लेके। फादर साहब मेरे एक्सपायर हो चुके थे अक्टूबर में, तो उन करके ही मैं करनाल वापस शिफ्ट हुआ था। वैसे मैं बोर्न एंड बोर्ड करनाल का ही हूँ, और बट जो मेरी कर्म भूमि है वो नवा शहर है। अगर मैं अपनी कर्म भूमि की बात करूँ इमिग्रेशन को लेके, तो वो मेरी नवा शहर है, पंजाब के अंदर है। बट मैंने आफ्टर माय फादर, तो मैंने ये मदर करके मैंने ये प्लान करा कि मेरे को करनाल के अंदर ऑफिस बनाना चाहिए, और मैंने करनाल से स्टार्ट करा। ये सारा का सारा एक लर्निंग फेज़ है रहा है मेरा हमेशा। अगर 2014 से लेकर 2024 की बात करूँ, 10 साल हो चुके इस इंडस्ट्री के अंदर। इस यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख रहे हैं। इमिग्रेशन एक मैं बोलूँगा एक ना जो इमिग्रेशन की एक इंडस्ट्री है, एक वो ब्लैंक पेपर है। यहाँ पे हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ सुबह लिखते हैं, और ये जो लिख रहे हैं हम बुक के अंदर, एक बुक को क्रिएट कर रहे हैं कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ये हुआ, ये हमसे करवा रहा है बच्चा खुद आके। बच्चा हमारे पास आता है, वो कहता है मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर रेस करो। अगर वो सक्सेस हो जाए तो वो सक्सेस स्टोरी बन जाती है। अगर वो रिफ्यूज़ल आ जाए तो वो ऐसे वाली प्रोफाइल को हम लेना बंद कर देते हैं। कहीं पे भी इमिग्रेशन कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं करती। अगर मैं कैनेडियन इमिग्रेशन की भी बात करूँ, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की बात भी करूँ, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की बात करूँ, कहीं पे भी कभी वीज़ा कभी बंद नहीं हुए। सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है, या वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ है बच्चों की प्रोफाइल को लेके। मैं तो कभी यही बोल नहीं सकता कि भाई इस कंट्री ने कभी भी वीज़ा बंद करे। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड ने कभी 2014 तक 2015 तक विदाउट आइल्स भी चलाया, ठीक है ना। यूके की बात करूँ, यूके एक ऐसी कंट्री होती थी जहाँ पे सिर्फ वर्क परमिट ही 6 महीने का मिलता था। आज वहाँ पे 2 साल का PGWP है। सो अभी आपने अपडेट भी आया हमारे पास कि यूके गवर्नमेंट प्लान करी कि इसको दोबारा से 6 महीने कर देते हैं। बट वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वेस्ट करी कि हमारा जो इतना बड़ा सेटअप है, हमारा जो इतना बड़ा इंफ्रा है, इसका क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे क्यों। उस डिसीज़न को इमिग्रेशन को वापस लेना पड़ा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो GST आया, हाँ GT आया, पहले GT चलता था, फिर GS आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की जेन्युइन चीज़ों को चेक करने के लिए हुआ, ना कि बच्चों के वीज़ा को बंद करने के लिए। मतलब हमेशा से बच्चों के इंटरेस्ट की ही बात करी गई है, जो करी गई जेन्युइन बच्चा आया हमारे पास। देखो यहाँ से चले जाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। यहाँ से चले जाना, वहाँ जाके सरवाइव करना, वहाँ जाके पढ़ना, वहाँ जाके अपने एक्सपेंसेस को निकालना, वहाँ जाके जिस
एजुकेशन में वो पढ़ने के लिए गए हैं, जिस कोर्स में वो पढ़ने के लिए गए हैं उसी कोर्स से रिलेटेड उनका जॉब करना। सो ये सारी चीज़ें वैल्यू रखती हैं। आज बच्चों को नज़र नहीं आता इन चीज़ों की वैल्यू का, बट कहीं ना कभी जब वो ये ना एक ना मैं बोलता हूँ इसको, ये जाल है। अगर बच्चा इस जाल में आ गया तो वो सारी उम्र जो कमाता है वो लॉयर्स को, एम्प्लॉयर्स को, उनको ही देता रह जाता है और अपना सिर्फ वहाँ पे सर्वाइवल ही कर पाता है, ना कि वो सक्सेस होगा, ग्रो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। और मैं अगर ये भी बोलूँगा कि बच्चों को अगर लगता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं है, अगर वो सोच रहे कि हम यहाँ से किसी से पैसे बोरो करके और एजेंट को या कंसल्टेंट को दे के हम वहाँ जाके पैसे रिटर्न कर दूंगा, मैं कहता हूँ अगर आप ये 2 साल में पूरे करने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ मत जाओ। ये 2 साल में पूरे नहीं होंगे। इसको पूरे करने के लिए आपको एजुकेशन अभी कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब करनी पड़ेगी, फिर ये पैसे पूरे हो जाएंगे। सर अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, एजेंट या कंसल्टेंट। बच्चों को ना बड़ा ना अफवाह सी होती है कि एजेंट एक चीज़ है, कंसल्टेंट एक चीज़ है, या दोनों एक ही चीज़ है। आप एक बार इसको क्लियर करें कि एजेंट क्या है, कंसल्टेंट क्या है और टीआईजी क्या है। अगर मैं बात करूँ एजेंट और कंसल्टेंट, वैसे तो ये वो कहते हैं ना भी एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। अच्छा, ठीक है ना। एजेंट और कंसल्टेंट का मतलब ही एक ही है। इसको 2 बनाया हम खुद ने, कैसे? बच्चों के साथ फ्रॉड करके। अच्छा, एजेंट वो कहते हैं ना ये तो एजेंटी करता है। एजेंटी इस वे में चला गया जहाँ पे फ्रॉड होता है, जहाँ पे बच्चों को सिर्फ वहाँ तक पहुँचाना ही सिर्फ सब कुछ है। और एजेंटी का मतलब ये है कि भी बच्चों से जैसे मर्जी तरीके से पैसे लिए जाए और बच्चों का काम कर दी जाए, बस बाय हुक और बाय क्रुक बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना है बस। इवन ऐसा भी हुआ है, एजेंट तब वर्ड भी इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे वैसे तो पहले तो एजेंट ही आया। अगर मैं बात करूँ एजेंट, कंसल्टेंट एजेंट से निकले है, ठीक है, ना कि कंसल्टेंट से एजेंट निकला है। एजेंट ही मेन वर्ड होता है। एजेंट बोलते हैं किसी भी एक चीज़ को, जैसे प्रॉपर्टी डीलर को भी एजेंट बोलते हैं, इमिग्रेशन वालों को भी, जो बीच में एक मीडियोकर होता है एजेंट उसको बोलते हैं। जैसे हम अनाज मंडी की बात करें तो वहाँ पे भी कमीशन एजेंट ही होते हैं, वो भी एजेंट ही है। एजेंट मतलब होता है एक मीडियोकर पर्सन जो आपको, इस पर्सन को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और बीच में बैठ के वो उसका चार्ज ले रहा है। एजेंट वर्ड वहाँ से आया। अब एजेंट और कंसल्टेंट इमिग्रेशन में कैसे अलग अलग हो गए? एजेंट बोलना स्टार्ट कर दिया जो ये विजिटर वीज़ा, रीच, पैसे दे के जो मर्जी करा लो, वो वाले काम। कंसल्टेंट वो है जो सिर्फ एक, जैसे बच्चा है उसकी प्रोफाइल को चेक करा, अगर बच्चा फ्रंट एंड पे ही मना कर दिया कि यू आर एलिजिबल और नॉट, आप एलिजिबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो सीधा मना कर देना। कंसल्टेंट कभी भी घुमा फिरा के बातें नहीं करता, ना उसको करनी आती है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, बिल्कुल इन द वर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और आपने एक बात बोला भी टीआईजी क्या है? टीआईजी उसकी फुल फॉर्म वैसे तो सबको पता है, द इमिग्रेशन गुरुज। इमिग्रेशन गुरुज का मतलब ये नहीं रहा कि इमिग्रेशन टीआईजी खुद एक अपने अंदर गुरु है इमिग्रेशन इंडस्ट्री का, नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। टीआईजी द इमिग्रेशन गुरुज ओपन करने का एक पर्पस था कि ऑल गुरुज इन वन रूफ, ऑल सर्विसेज इन वन रूफ। सो ये पर्पस था। अब इनको लोगों ने किस सेंस में लिया मुझे नहीं पता, बट इसका पर्पस यही होता है कि एक रूफ के अंदर सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि यार इमिग्रेशन गुरुज के पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो वो कहीं से बोरो नहीं कर सकता, करता है बिल्कुल। वी हैव लॉयर्स, लाइक अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, वी हैव LIS, और एक भी नहीं 3-3, ठीक है ना। सो इट डजेंट मीन कि अगर इमिग्रेशन गुरुज ने LIS के साथ कॉन्टेक्ट करा है तो ये नहीं है कि वो दूसरी कंपनी को रिप्रेजेंट करें, नहीं। वो इमिग्रेशन गुरुज का एक बेस्ट पार्ट ये है कि इमिग्रेशन गुरुज की रूफ के अंदर सारे गुरुज को अवेलेबल कराना, चाहे वो जहाँ से मर्जी ढूंढ के लेके आऊँ मैं, चाहे मुझे मतलब है सिर्फ बच्चों को एक अच्छी सर्विसेज देने का। और जब तक भी मैं इस इंडस्ट्री में रहा तो मैं बच्चों को ऐसी ही सर्विसेज देता रहूँगा। मेरे को ये नहीं लेना देना कि यार मैं उस कंपनी को इंट्रोड्यूस करूँगा तो यार मेरी रेपो तो नहीं कम हो जाएगी, नहीं। अगर मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर मैं इमिग्रेशन गुरुज के साथ स्टार्टिंग करूँ तो उसका स्पोर्ट अप्लाई बोर्ड का भी बहुत अच्छा रहा हमेशा।
अगर अप्लाई बोर्ड ने इमिग्रेशन गुरुज को सपोर्ट करा है तो इमिग्रेशन गुरुज ने भी अप्लाई बोर्ड का नाम लिया है। बिल्कुल। ऐसे ही XYZ बहुत सारे मेरे लाइक गुरुज लगा लो या बहुत सारे इस इंडस्ट्री के वो कहते हैं ना कि पिलर्स, जिनके बेस पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज, ठीक है, जिन्होंने मुझे हर एक मूवमेंट पे, हर एक मोड पे मुझे गाइड करा है कि धीरज ये चीज़ें तेरी जो प्रैक्टिस है वो गलत चल रही है, तो इस चीज़ को ऐसे मोल्ड कर रहे और अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस कर। सो मैंने उनसे बहुत सारा कुछ सीखा है। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें अपनी फ़िल्टर कर करके अपनी इस कंपनी के अंदर लेके आया हूँ, ताकि जो उनकी चीज़ें गलत थी, देखो हर एक इंसान के दो फेज है, एक सही भी है गलत भी है, बिल्कुल है। सो जो उन चीज़ों की, जो उन बंदों की कुछ गलत चीज़ें थी वो मैंने अडॉप्ट नहीं करी कभी भी। मैंने उनकी अच्छी चीज़ें हमेशा अडॉप्ट करी और मैं करता भी रहूँगा, और मुझे अच्छा भी लगता है इन चीज़ों को अडॉप्ट करा। बिकॉज मेरे ख्याल से एक इमिग्रेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता है कि यार मैं परफेक्ट हूँ इसमें। परफेक्शन तो देखिए आ भी नहीं सकती, वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, राइट? बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए, जब इमिग्रेशन गुरुज को शुरू किया था तब का एम क्या था, आज का एम क्या है और आगे का एम क्या रहेगा? देखो एम हमेशा ही रहा है ट्रांसपेरेंसी, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड सेकंड एम रहा है सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज। एंड तीसरा एम रहा है वीज़ा वीज़ा वीज़ा। तीन चीज़ों से एक इमिग्रेशन इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है। अगर जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, सो बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को लगता है कि उनके सामने एक प्रोसेस चल रहा है, बच्चों को अच्छा लगता है कि बच्चों को अपडेट पहले आता है हमारे बताने से भी पहले, हाँ ठीक है। बच्चों को अच्छा लगता है कि वो अपनी प्रोफाइल्स को, अपनी फ़ाइल को जो मर्जी चेक कर सकते हैं कि उनका मेडिकल अपडेट हुआ है नहीं हुआ, उनका डिसीज़न क्या आ रहा है। बच्चों को अच्छा लगता है कि वीज़ा आना और सबसे पहले उनका ही चेक करना, ठीक है। बच्चों को अच्छा लगता है कि अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना, और हम उसमें सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। वी आर नोबडी, हम बोल दें कि हमारी वजह से है, नहीं। मैं हमेशा इस इंडस्ट्री में एक लाइन बोलता रहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में 5 जनों की किस्मत हो तो एक वीज़ा आता है। पहला किस्मत उस बच्चे की, अगर उस कंट्री के अंदर कोई दाना पानी लिखा हुआ है तो। दूसरी किस्मत उनके पेरेंट्स की कि उनका बच्चा सक्सेसफुल होना चाहता है तो। तीसरी किस्मत उस यूनिवर्सिटी कॉलेज की जहाँ पे जाके उसने पढ़ना है। चौथी किस्मत हमारी, अगर उसका वीज़ा आएगा तो हमें भी कुछ मिलेगा। पांचवी किस्मत उस इंसान से जुड़े हुए सब की, ठीक है ना, चाहे उसका फ्रेंड सर्कल है, चाहे ये लगा लो कि उसके ब्रदर सिस्टर है, चाहे उसके कजन्स है, क्योंकि उसके बाद वो चेंज स्टार्ट होने वाली है। घर का एक बच्चा बाहर चला जाए ना, तो उनके जो कजन्स हैं, उनके ब्रदर सिस्टर्स है, या जो उनके फ्रेंड सर्कल, उनको भी होता है यार हम भी बाहर चले जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है एक अलग सा कि हमारा भाई जा सकता है तो हम भी जाएंगे, हम भी जा सकते। साथ में उनके कॉन्फिडेंस इस लेवल का आ जाता है यार वहाँ पे चला गया, चल हमारे लिए कुछ तो हेल्प करेगा ना, हमें लेने आने के लिए तो एक इंसान मिल गया ना। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी आपने 3 चीज़ों की बात करी, ट्रांसपेरेंसी, सर्विसेज एंड वीज़ा। ट्रांसपेरेंसी दुनिया जानती है कि आप पहले दिन जीसी की दे देते हो पकड़ा के बच्चों को, जिस दिन बनी उस दिन दे दी, आईडी बनी दे दी, जो भी चीज़ हुई उसके सामने हुई। वीज़ा मेरे को नहीं लगता कहने की जरूरत है, 50+ एज के आपने स्टडी वीज़ा निकलवा के दिया है। अब एक चीज़ रहेगी सर्विसेज। सर सर्विसेज बताओ, डे 1 पे क्या सर्विसेज थी हमारे पास और बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक पहुँच गई? नहीं देखो, हमने हमेशा कोशिश की है कि पहले दिन से ही बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। हमें वो दिन भी याद है जब रात को 3-3 4-4 बजे तक फाइलें खुद लॉन्च करी है। हमें वो दिन भी याद है जब ऑफिस में कोई आ जाता था और ऑफिस बॉय नहीं होता तो खुद पानी पिलाना। मेरे को तो अच्छा लगता है ये चीज़ें करना ना। मैंने कभी उस सीट पे बैठ के ये नहीं सोचा कि यार आई एम द बॉस, कभी भी नहीं, आज भी नहीं सोचता मैं कि आई एम द बॉस, नहीं। मैं अगर इमिग्रेशन गुरुज या मैं अपनी आइडेंटिटी की बात करूँ तो उससे जुड़े सब लोगों से है, ना कि मेरे अकेले से। हाँ, कभी ना कभी कुछ सर्विसेज में लैकिंग हो जाती है, बिकॉज बच्चे इतने होते हैं, बच्चों को टाइमली रिप्लाई करना,
सब चीज़ें करना। कई बार बच्चे डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें हमारा एक पहला फ़ोन गया तो उठाया क्यों नहीं उन्होंने। सो उस चीज़ों में इश्यूज होता है और इमिग्रेशन गुरुस उसके ऊपर भी काम करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि बच्चों को इन चीज़ों पे भी सफ़र ना करना पड़े, उनकी डेस्परेशन को पूरा किया जाए। अगर वो डेस्परेट है तो उनको 1 मिनट के अंदर उनको आंसर मिल जाए, ना कि अगर मान लो एक कॉल चल रही है और दूसरी कॉल पे बच्चे का फ़ोन आ रहा है और तो बच्चे का कॉल मिस ना हो। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक मान लो एक लाइन पे 10 लोगों को आंसर करना विद इन ए मिनट, मेरे ख्याल से हर एक बंदे के लिए एक हार्ड वैल्यू है। बट कहीं तक अगर मैं बात करूँ तो ये जो AI सिस्टम आ रहा है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा एक बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये भी कहूँगा कि जितना AI सिस्टम को अडोप्ट कर सकते हैं करना चाहिए ताकि बच्चों को उसी लेवल के सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें। सर अब सर्विसेज में बाइफरकेट करते हैं, हम किस किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट हैं, किस किस टाइप का वीज़ा है, या हम एजुकेशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखो अगर बच्चे से अगर मैं फॉरेन स्टडी की बात करूँ तो सबसे पहले बच्चों को हमेशा रहे कि उसको IELTS PT करनी पड़ती है। ठीक है, इमिग्रेशन गुरुस वो प्रोवाइड करता है। डन है। उसको जोन सी भी कंट्री में जाना है, वो हमारे पास सारी कंट्रीज़ है, चाहे वो USA हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोप हो, तो हमारे पास सारी कंट्रीज़ हैं। स्टडी वीज़ा पे जाना है, हाँ हम सब बच्चों को भेजते हैं। बच्चों को वो रीच चाहिए, हमारा विजिटर वीज़ा लगा दो। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है और आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, हाँ मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पासपोर्ट लेके आ गए और हमें पहुंचा दो, रियली सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद की बात करें एयर टिकटिंग को लेके, यस वी प्रोवाइड दैट सर्विस एज वेल। एंड अगर मैं उसकी बात करूँ एकोमोडेशन को लेके, यस हम बच्चों को फ़ॉरेन के अंदर एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ मिसिंग है, लाइक बच्चों को वहाँ पे काम दिलाने की जिम्मेवारी, बट हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चों को हम काम दिलवा सके, बट हम इस चीज़ों के ऊपर प्रॉमिस नहीं कर पाते बिकॉज वहाँ पे किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहाँ पे बच्चों को अपनी स्किल सेट से ही लेना होता है। Alright, so I guess that's all for today. You all can join us in our next podcast, which will be out really very soon. And please comment down below whatever you want to see next. Thank you so much. Thank you, sir, for your time. Thank you.